दोस्तों ये है दुनिया के नक्शे पर बसा इंडोनेशिया और ये हैं इसके दो आइलैंड्स लॉम्बॉक और बाली जो समुद्री किनारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस समुद्र के बीचों बीच से एक ऐसी इनविजिबल लाइन गुजरती है जो इस हिस्से की ज्योग्राफी को बिल्कुल हिला देती है। जी हाँ, ये लाइन न केवल एक समुद्र को दो हिस्सों में बांटती है बल्कि ये एक ऐसी लाइन है जिसे खतरनाक से खतरनाक परिंदे, मछली और जानवर क्रॉस करने की सोचते तक नहीं है। इसकी वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में मिलने वाले जानवर, पेड़ पौधों की स्पीसीज तक सेम नहीं है। यानी जो एनिमल ईस्टर्न साइड में रहते हैं वो वेस्टर्न साइड में नहीं मिलते। जानवर तो जानवर ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के समुद्र जीव की भी इस लाइन को पार तक नहीं करते, जबकि इन दोनों आइलैंड्स की एक दूसरे से दूरी केवल 35 किलोमीटर की है। एक तरफ जहां इस लाइन ने इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड को पूरी तरह बांट कर रखा है, वहीं कमाल की बात तो ये है कि एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, सोनार और रडार तक इस लाइन को ट्रेस नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये मिस्टीरियस लाइन है क्या, इसे बनाने वाला कौन है और आखिर इसे ऐसे कैसे खींचा गया जो ये किसी को नहीं दिखती। देखिए ये है वॉलेस लाइन जो बाली और लॉम्बॉक के बीच से शुरू जरूर होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिवाइड को क्रिएट करते हुए ये मेल्डन आइलैंड तक जाती है। इस लाइन से छोटे से छोटा क्रिएचर दूर रहता है, लेकिन इंसान इसे आराम से क्रॉस कर लेता है। पर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे खोजने वाला भी इंसान ही है। दरअसल 150 साल पहले एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की नजर इस लाइन पर पड़ी थी। रसेल वॉलेस वही इंसान थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन थियरी पर बात की थी। इनका जन्म 1832 में इंग्लैंड के एक बेहद करीब घर में हुआ था, जहां इन्होंने अपना बचपन मैप्स और एक्सप्लोरेशन के बीच ही बिताया था। दरअसल वॉलेस के फादर तब एक कार्टोग्राफर थे और वो मैप्स बनाया करते थे। इसके लिए वो अलग अलग जगह भी घूमते थे। वॉलेस को भी बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से उन्हें बहुत छोटी ही उम्र में अपनी एजुकेशन छोड़ के अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटाना पड़ा। लेकिन तब वो कहाँ जानते थे कि भाई उसका यही फैसला एक दिन पूरी दुनिया में उन्हें मशहूर कर देगा और कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए मशहूर हो जाएगा। खैर इन सभी बातों से अनजान वॉलेस ने अपने फादर को ज्वाइन किया और उनके साथ घूमना शुरू कर दिया। वो जितनी जगह जाता उतनी जगह की फ्लोरा, फौना और स्पीसीज से रूबरू होता। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट नेचर में बढ़ने लगा और ऐसे में वो जहाँ जहाँ जाता वहाँ के इंसेक्ट्स और पेड़ पौधों को कलेक्ट करके अपने साथ ले जाने लगा। इसी शौक में 1854 में वॉलेस अपने चंद साथियों के साथ इन मेल्डन आइलैंड के सफर पर निकला। इस ट्रैवलिंग में पूरा अफ्रीका घूमते हुए वो पहले सिंगापुर तक पहुंचे और फिर वहां से उसने इंडोनेशिया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और यहाँ के आइलैंड्स पर उसने एक बेहतरीन टाइम स्पेंड किया। यहाँ अच्छी तरह घूमने के बाद वो फाइनली बाली पहुंचा। बाली की लोकेशन, वेदर और ज्योग्राफी तो परफेक्ट थी ही, प्लस वहाँ के एनिमल्स और क्रिएचर ने भी वॉलेस को काफी सरप्राइज किया। इसका नतीजा ये निकला कि वो वहाँ के जानवरों को डिटेल्स में स्टडी करने लगा। यहाँ पर उसे टाइगर और ओरंगुटैन से लेकर राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स, वुडपेकर, पैराडाइज बर्ड जैसे कई क्रिएचर्स मिले। और एक बार जब बाली में उसकी रिसर्च पूरी हो गई तो उसने अपने सारे इंसिडेंट डायरी में लिखने के बाद वो लॉम्बॉक आइलैंड की तरफ बढ़ा। बाली से लॉम्बॉक तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। इस रास्ते को क्रॉस करके जब वो लॉम्बॉक पहुंचा तो उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब 35 किलोमीटर की दूरी पर ही एनिमल स्पीसीज में बेहद ही डिफरेंट वैरायटीज थी। कोमोडो ड्रैगन से लेकर कंगारू, कोआला बियर्स जैसे एनिमल्स की यहाँ भरमार थी। इन जानवरों को ना तो उसने अब तक सिंगापुर में देखा था और ना ही किसी दूसरे आइलैंड पर। वॉलेस का इनसे पाला पड़ा था। वो और उसके साथियों को हैरानी इस बात की थी कि वो दुनिया के कई जगहों को देख चुके थे, लेकिन 35 किलोमीटर की दूरी में बसे इन दोनों ही आइलैंड्स में इतनी वैरायटी थी जितनी की उसने अब तक नहीं देखी थी। ऐसा क्यों है? ये सवाल जहां एक तरफ उन्हें परेशान कर रहा था, वहीं उनकी परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो बीमार पड़ गए। उन्हें मलेरिया हो गया। अब आगे कहानी में क्या हुआ ये बताने से पहले जान लीजिए कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है द आर्टेरियम के साथ, जो आपके लिए लेकर आए हैं रामलला की मोहक छवि जो हूबहू अयोध्या के रामलला का प्रतिरूप है। ये न केवल आपके दोस्त बल्कि एडवाइजर और प्रोटेक्टर की तरह आपकी लाइफ को गाइड करेंगे और आपकी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देंगे। इसे अभी खरीदने के लिए आपको इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आइए हम कहानी पर वापस आते हैं। तो वॉलेस मलेरिया के चलते जब तक कमरे में बंद थे तो रेस्ट करने से ज्यादा उनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि भाई कैसे दो द्वीपों के बीच इतनी डाइवर्सिटी हो सकती है। फिर जवाब तलाशते तलाशते उनके दिमाग में ये इनविजिबल लाइन का कॉन्सेप्ट आया। धीरे धीरे ये बात उन्हें क्लिक हुई कि बाली में वही जानवर पाए जाते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट लॉम्बॉक में वो जानवर पाए जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कंगारू, मॉनिटर लिजार्ड और कोआला बियर।
उसके इस लॉजिक ने जब सेंस बनाना शुरू कर दिया तो उसके बिहाफ पर उसने ये थ्योरी पर्पस की कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया शायद 1 साल पहले एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हों, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते जैसे जैसे ये प्लेट्स मूव हुई होंगी तब ये एक दूसरे से टूटकर अलग होती गई होंगी। इसमें भी बर्फ के पिघलने से पानी समुद्र में तेजी से बढ़ा होगा, जिससे इनका मूवमेंट और भी तेज हो गया और नतीजा ये हुआ होगा कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। इससे जो एनिमल उस वेस्टर्न साइड्स में थे वो पूरे एशिया और साउथ एशियन नेशन में फैल गए होंगे, जबकि ईस्टर्न साइड्स में पाए जाने वाले जानवर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया तक सीमित हो गए। ऊपर से अपने क्लाइमेट और ज्योग्राफी में सेट होने की वजह से ये जानवर अपने अपने रीजन में रह गए। इसमें भी लॉम्बॉक के जानवरों के सामने एक बड़ा समंदर था जिसे क्रॉस करके दूसरे छोर तक जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इससे वॉलेस समझ गए कि भाई ये कैसे इनविजिबल लाइन इतने करीब के द्वीपों के बीच क्रिएट हुई, लेकिन उनका ये रीजन परिंदे और समुद्र में मिलने वाले क्रिएचर्स पर फिट नहीं हो रहा था साहब, क्योंकि ये जीव तो लंबे समुद्र को क्रॉस करके दूसरे छोर पर जा सकते थे, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि मानो वो भी प्रकृति के किसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये वो कानून क्या था, ये वॉलेस के लिए बड़ा सवाल था, और इसी को जानने के लिए जब उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और बर्ड्स के पैटर्न पर गौर किया तब उन्हें समझ में आया कि भाई इन दोनों द्वीपों पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स रहती थी, यानी वो पक्षी जो अपने घोंसले और जंगलों को छोड़कर सीजन के हिसाब से माइग्रेट नहीं करती। इसलिए ये पक्षी मौसम बदलने पर भी अपने ही स्थान पर बनी रहती हैं और लॉम्बॉक आइलैंड की तरफ नहीं जाती थी। यही हाल बाली में रहने वाली बर्ड्स का भी था, जो मौसम के हिसाब से माइग्रेट करने के बजाय जंगल में ही बनी रहती थी, जबकि इसके विपरीत ज्यादातर कंट्रीज में हमेशा ऐसी बर्ड्स देखने को मिलती हैं जो मौसम ठंडा या गर्म होने पर माइग्रेट करती हैं, जैसे कि आर्कटिक बर्ड। ये पक्षी हर साल 90,000 का डिस्टेंस ट्रैवल करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। दूसरी तरफ साइबेरियन क्रेन्स भी रशिया से साउथ एशिया आती हैं, मगर इंडोनेशिया में पैदा होने वाले पक्षियों में ये काबिलियत नहीं पाई जाती। इसलिए जानवरों की तरह ये भी पक्षी इस इनविजिबल लाइन को फॉलो करते हैं। अब बाकी बात रह जाती है फिश और दूसरे समुद्री जीव जो पक्षियों की तरह इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब वॉलेस कभी ढूंढ नहीं पाए। दरअसल तब वो नहीं जानते थे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का कोई कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है और ये प्लेट समुद्र के नीचे भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलने के साथ साथ जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में साइंस आगे बढ़ी, तब डायनेमिक टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट भी वैज्ञानिकों के सामने आया और वो समझ पाए कि समतल सी दिखने वाली धरती के नीचे हमारी प्लेट्स में कई मूवमेंट्स चलती रहती हैं। दरअसल हमारी जमीन के नीचे एक नहीं बल्कि कई प्लेट्स हैं। जी हाँ, और ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने से बहुत से चेंजेस होते हैं। ये बदलाव भी आज से नहीं बल्कि काफी समय से हो रहे हैं। लाखों साल पहले सारी प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसे पांजिया कहा जाता था, लेकिन प्लेट्स टेक्टोनिक में आई मूवमेंट के चलते ही ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गई और दूसरी प्लेट से जाकर जुड़ गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो आज के अफ्रीका से टकराया और जाकर यूरेशिया से टकराया, जिसकी वजह से हिमालय एग्जिस्टेंस में आए। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात साहब ये है कि इन दोनों प्लेट्स का ज्वाइनिंग पॉइंट हिमालय है, इसलिए प्लेट में हुई थोड़ी सी मूवमेंट से ज्यादातर अर्थक्वेक हिमालय से आता है। इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया का सारा इलाका भी टेक्टोनिक शिफ्ट से बना हुआ है और यहाँ पर भी प्लेट्स के मूवमेंट से बहुत सारी वोल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं और इन्हीं इरप्शन से समंदर में वाटर करंट बनता है। वो इतना ज्यादा होता है कि किसी भी मरीन क्रिएचर के लिए इसे क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए लॉम्बॉक आइलैंड के करीब पाए जाने वाले क्रिएचर्स कभी 35 किलोमीटर के समुद्र को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह बाली द्वीप से भी कोई जानवर दूसरे आइलैंड की तरफ नहीं आ पाता। ले देकर ये कहा जा सकता है कि सच में इंडोनेशिया के इन दोनों द्वीपों के बीच करीबी होने के बीच भी इतनी दूरी है कि जानवर इसे क्रॉस करने की हिमाकत नहीं करते। इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से मछलियां तक इन्हें पार नहीं करती। वॉलेस ने हालांकि लाइन के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया था, लेकिन अफसोस की बात ये थी साहब कि वो कभी नहीं समझ पाए कि इस इनविजिबल लाइन की जड़ टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी हो सकती है। उनकी मौत के बाद जब इस रहस्य से पर्दा उठा तब एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो एक मिस्ट्री लगती है, लेकिन नेचर की बनाई इन चीजों में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, जैसे कि इस केस पर भी लागू होता है। अब आप बताएं, नेचर से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स सुनने में आपको कितना मजा आता है? क्या आप ऐसे और फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप अपने जेन्युइन कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।